वेलकम स्टूडेंट्स। आज की अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स अर्धचालक भौतिकी, इस चैप्टर में पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, पीएन संधि डायोड रेक्टिफायर के रूप में तो इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। जो हमारे रेक्टिफायर हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टकारी, दूसरा रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो केसेस हैं, सेंटर टैप्ड केस एंड ब्रिज रेक्टिफायर केस। तो ब्रिज रेक्टिफायर केस हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, और फुल वेव रेक्टिफायर में केवल सेंटर टैप्ड केस है, सेंटर टैप्ड केस की स्टडी की जाएगी। और फिर आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। एज इन फॉरवर्ड बायसिंग, एज इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड लार्ज करंट फ्लोज थ्रू पीएन जंक्शन डायोड while no current flows under reverse biasing of this diode। यानी चूंकि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में जोड़ने से डायोड से अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, जबकि उत्क्रम अभिनत में डायोड को जोड़ने से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है डायोड के थ्रू। तो इस तरह से इसका उपयोग हम इफ एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस जंक्शन डायोड, current flows only in half cycle when diode is in forward bias। तो इस तरह से यदि किसी संधि डायोड के सिरों पर एसी विभव लगाया जाता है तो धारा केवल अर्ध चक्र में प्रवाहित होती है जब डायोड अग्र अभिनत में होता है, और जब डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा जो ये डायोड है पीएन जंक्शन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये एसी वोल्टेजेस या करंट को रेक्टिफाई या दृष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह डायोड केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी जब ऐसे एसी वोल्टेजेस जिनके अर्ध साइकिल में डायोड अग्र अभिनत में होता है तो डायोड के थ्रू धारा बहती है और डायोड के जो आउटपुट में हमें मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट मिल सकती है। जबकि दूसरे हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, यानी उत्क्रम अभिनत में, और उस केस में डायोड से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये इस केस में डायोड ने इन जो दूसरे अर्धचक्र के वोल्टेजेस थे उसको ब्लॉक कर दिया, आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये डायोड केवल एक अर्ध चक्र के वोल्टेजेस को अपने आउटपुट में जाने देता है और दूसरे अर्ध चक्र के वोल्टेजेस को जाने नहीं देता। तो एसी विभव को हम डायोड के इनपुट पर लगाएं तो वो रेक्टिफाई होकर वन डायरेक्शनल बन जाता है, केवल एक ही दिशा में उसमें वोल्टेज या करंट प्रवाहित होती है। इसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन, या हमारा दृष्टकारी के रूप में डायोड प्रयुक्त हो रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू रेक्टिफाई एसी वोल्टेजेस एंड इट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। Thus rectifier is a device which is used to convert AC current or voltages into direct current or voltages। These are of two types। Our rectifiers are two types। तो यह गुण डायोडों का, यह गुण पीएन जंक्शन संधि डायोडों का यह गुण एसी विभवों को रेक्टिफाई करने में प्रयोग किया जाता है और यह प्रक्रम रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अतः दृष्टकारी या रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एसी धारा या विभव को डीसी धारा या विभव में परिवर्तित किया जाता है, यानी रेक्टिफाई किया जाता है। तो दृष्टकारी या रेक्टिफायर दो प्रकार के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टकारी, तो ये आधी तरंग को ही रेक्टिफाई करता है और बाकी तरंग को ब्लॉक कर देता है। फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी, ये पूरी तरंग को रेक्टिफाई कर देता है, कुछ भी पार्ट ब्लॉक नहीं करता है। तो हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की चर्चा करेंगे। अर्ध तरंग दृष्टकारी, तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर
यानी डायोड का प्रयोग एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, हम अपने डायोड को कैसे प्रयोग में लाएंगे एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये देखते हैं। तो ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट allows only one half cycle of AC voltage waveform to pass while blocking other half cycle। यानी एक अर्ध तरंग दृष्टकारी एक प्रकार का दृष्टकारी होता है जो एसी विभव को के केवल एक अर्ध चक्र को पास होने देता है, जबकि दूसरे अर्ध चक्र को रोकता है। तो डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज होता है। तो ये रहा हमारा एसी इनपुट सिग्नल। तो एसी इनपुट सिग्नल में ये ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं। जब डायोड के थ्रू ये हमारा एसी इनपुट सिग्नल भेजा जाता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर इनको रेक्टिफाई कर देता है, एक हाफ साइकिल के वोल्टेजेस और करंट को ये सप्रेस कर देता है, यानी इनको कट कर देता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल वाले रेक्टिफाई हो गए, इनको जाने दिया डायोड हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर ने, और नेगेटिव हाफ साइकिल के जो हमारे वोल्टेजेस थे इसको कट कर दिया या सप्रेस कर दिया। तो इसी को कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस तरह से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर केवल एक अर्ध चक्र यानी केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल को जाने देता है अपने अंदर से और नेगेटिव हाफ साइकिल को रोक देता है। तो ये अर्ध तरंग दृष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। दिस रेक्टिफायर इज half wave rectifier is simplest form of rectifier that requires only one diode for construction of half wave rectifier। तो हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दृष्टकारी एक सरलतम रूप है जो डायोड के प्रयोग से अर्ध तरंग दृष्टकारी परिपथ बनता है। ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स, ए डायोड, ए ट्रांसफार्मर एंड ए रेजिस्टिव लोड RL। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी के मुख्यतः तीन घटक होते हैं। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी मुख्यतः तीन घटकों से मिलकर बना होता है, एक डायोड सेमीकंडक्टर डायोड, एक ट्रांसफार्मर, एक लोड प्रतिरोध RL। इनकी मदद से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। तो आइए हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में और जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ट्रांसफार्मर होता है। ए हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्राइमरी साइड ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द ऑब्टेन्ड सेकेंडरी लो AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू डायोड। वी यूज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन अवर हाफ वेव रेक्टिफायर, देन वी अप्लाई हाई वोल्टेज AC to its primary coil of step down transformer and obtained output from secondary coil, and this output AC voltage is applied to further diode। तो इस तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली या पक्ष पर एक उच्च AC विभव लगाया जाता है और इससे प्राप्त द्वितीयक पक्ष या द्वितीयक कम विभव को डायोड पर आपतित किया जाता है या लगाया जाता है डायोड के सिरों पर, और डायोड इस सिग्नल को रेक्टिफाई करता है या इस वोल्टेज को रेक्टिफाई या दृष्टकारी के रूप में वर्क करता है। तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सर्किट यूज करते हैं हम वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी कॉइल में हम AC सिग्नल देते हैं हाई वोल्टेज, और सेकेंडरी कॉइल में लो वोल्टेज AC सिग्नल या AC वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और जिसको हम एक डायोड पर अप्लाई करते हैं, PN जंक्शन डायोड पर अप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ से लोड रेजिस्टेंस यानी RL प्रतिरोध के सिरों पर हमारा आउटपुट वोल्टेज V आउट या निर्गत वोल्टेज जनरेट होता है। तो इसमें जो वर्किंग है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है AC वोल्टेज, इसमें 2 हाफ साइकिल हैं। पहले हाफ साइकिल में
इस तरह की सिचुएशन है। ऊपर साइड में हमारा ये सिरा पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला सिरा निगेटिव हो गया एसी वोल्टेज के लिए। तो इस केस में डायोड देख रहे हैं हम, पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा हुआ है और निगेटिव सिरा हमारा एन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और डायोड के थ्रू करंट बहेगी और फिर करंट बहने के कारण, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने के कारण हमें आउटपुट वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिल जाएगा, वी आउटपुट। और इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब ऊपर वाला हिस्सा हमारा पॉजिटिव है तो इसके लिए जो इनपुट एसी वोल्टेजेस हैं उसके आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेंगे, आउटपुट के रूप में ये एसी वोल्टेजेस मिल जाएंगे। अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो निगेटिव हाफ साइकिल के केस में हम देख रहे हैं ये सिरा निगेटिव हो गया और इधर वाला सिरा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर निगेटिव है तो ये डायोड के पी सिरे से जुड़ा है और इधर पॉजिटिव है तो ये एन सिरे से जुड़ा है। तो इसका मतलब डायोड रिवर्स बायस में है। रिवर्स बायस में डायोड से जो करंट बहती है वो बहुत माइन्यूट बहती है। तो रिवर्स करंट वो हम निग्लिजिबल मानते हैं। तो वो निग्लिजिबल करंट के कारण डायोड के क्रॉस जो हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा तो नो करंट फ्लो होगी। तो इसलिए जो आउटपुट मिलेगा वो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से दूसरी निगेटिव हाफ साइकिल हमारे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आउटपुट जीरो हो गया। तो इस तरह से रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलेगा हमें वो नो वोल्टेज मिलेगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल यहाँ से यहाँ तक है हमारा, क्योंकि ये है निगेटिव हाफ साइकिल, ये इसी को अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा चूंकि डायोड रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में डायोड में धारा बह नहीं रही है तो इसलिए डायोड से जो आउटपुट मिलेगा वो 0 वोल्ट ही मिलेगा धारा न बहने के कारण से। और यहाँ पर चूंकि लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट हमें 0 वोल्ट मिल रहा है, इसलिए ये हमारा जो निगेटिव हाफ साइकिल है वो ब्लॉक हो गया या सप्रेस हो गया या रोक दिया गया। तो इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर ने हाफ सिग्नल को यानी पॉजिटिव हाफ सिग्नल को जाने दिया और निगेटिव हाफ साइकिल को रोक दिया या सप्रेस कर दिया। तो इसीलिए इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर या अर्ध तरंग दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है। तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज एंड रिवर्स बायस फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज। एसी विभव के धनात्मक आधे चक्र के दौरान डायोड अग्र अभिनत में होता है और ऋणात्मक आधे चक्र के दौरान डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है। तो यहाँ पर इस हाफ साइकिल के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस में, इसके लिए भी फॉरवर्ड बायस में, और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड रिवर्स बायस में होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को और समझने के लिए हम लेट अस सिंप्लीफाई हाफ वेव सर्किट बाय रिप्लेसिंग सेकेंडरी कॉइल एज ए वोल्टेज सोर्स। वी रिप्लेस this secondary coil as a voltage source, then V input voltage is V sin omega t, that is it varies with such that in there are two half cycle, positive half cycle and negative half cycle. For positive half cycle of AC source voltage, the diode is in forward bias, it acts as closed switch. So, for positive half cycle, here figure is drawn. So we see that for positive half cycle diode is in forward bias and diode act as a switch, closed switch. We get output voltage and output current through load resistance. यानी हम द्वितीयक कुंडली के विभव स्रोत के साथ बदलकर परिपथ को और सरल बनाते हैं। ये हमारा तुल्य परिपथ बन गया। तुल्य परिपथ में सेकेंडरी कॉइल रिप्लेस हो गई हमारे एक वोल्टेज सोर्स से, जो कि एसी वोल्टेज सोर्स है। एसी स्रोत के विभव के धनात्मक अर्ध चक्र के लिए डायोड अग्र अभिनत में होता है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गया और जो लोड रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस चूंकि फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगी तो आउटपुट हमारा लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा वी आउट। तो यह डायोड बंद स्विच की भांति काम करता है और डायोड से अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलता है। बट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स वी इन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल
we get diode is in reverse bias. For negative half cycle, our diode is in reverse bias, hence diode can be considered as open circuit. Since no current can flow through diode in reverse bias, the output voltage is equal to 0. तो लेकिन एसी स्रोत के ऋणात्मक विभव के लिए ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है या रिवर्स बायस में होता है. क्योंकि उत्क्रम अभिनत या रिवर्स बायस में धारा डायोड से जो बहती है वो लगभग शून्य होती है, तो डायोड को हम ओपन स्विच की भांति मान सकते हैं. ओपन स्विच का मतलब जो आउटपुट है लोड के थ्रू वो 0 हो गया. अतः निर्गत विभव जो हमारे लोड रेजिस्टेंस यानी लोड प्रतिरोध के सिरों पर होता है वो 0 के बराबर होगा. क्योंकि इस केस में नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस के कारण डायोड में कोई धारा नहीं बह रही है और डायोड ओपन स्विच की तरह यानी खुली स्विच की तरह काम करेगा और आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा. V आउटपुट इक्वल टू 0. तो इस तरह से जो हमारा रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसने हाफ नेगेटिव हाफ वेव्स को या सिग्नलों को रेक्टिफाई करके सप्रेस करके केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को ही रेक्टिफाई किया और यही आउटपुट में मिलेंगे. तो इस तरह से डायोड केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को रेक्टिफाई करता है और निगेटिव हाफ साइकिल को सप्रेस कर देता है. क्योंकि डायोड निगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए रिवर्स बायस में होता है और रिवर्स बायस में कोई करंट ना बहने के कारण से आउटपुट 0 वोल्ट मिला. तो इस तरह से ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है. आउटपुट वोल्ट पल्स के फॉर्म में मिल रहा है और यहां से यहां तक 0 हो गया, फिर ये भी 0, ये भी 0 और पल्स के फॉर्म में मिल रहा है. तो द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी वेव फॉर्म. दैट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इन द फॉर्म ऑफ pulse DC waveform. Filter like capacitor and indicator in this rectifier are used to convert this pulsative waveform into a constant DC waveform. When we use filter like capacitor filter and inductor filter, we get a constant DC voltage थ्रू आउट ऑफ दिस रेक्टिफायर. हेंस अर्ध तरंग दृष्टकारी का निर्गत वेव फॉर्म एक स्पंदित डीसी तरंग होता है. तो ये पल्सेटिंग डीसी वेव फॉर्म यानी स्पंदित डीसी तरंग होती है. अर्धकारी में फिल्टर संधारित्र या प्रेरण कुंडली का प्रयोग करके या इंडक्टर का प्रयोग करके स्पंदशील तरंग को निरंतर यानी कंटिन्यूअस डीसी तरंगों में बदलने के लिए हम फिल्टर का प्रयोग करते हैं और फिल्टर के जो आउटपुट होगा वो एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज या करंट मिल जाएगा. तो ये हमारा कांस्टेंट या निरंतर डीसी तरंग कहलाता है. और बात करते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर की. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर होता है, जो जनरल रिपल फैक्टर की डेफिनेशन है वो इस प्रकार है. गामा रिपल फैक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VRMS अपॉन VDC का होल स्क्वायर -1. तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज 1.21. रिपल फैक्टर हमारा मेजर करता है कि आउटपुट में हमारा कितना डीसी है. तो आउटपुट में डीसी का पार्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परसेंटेज में है. तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर उतना अच्छा डिवाइस या रेक्टिफायर नहीं माना जा रहा है. और आरएमएस जो शब्द यूज हुआ है, आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल वैल्यू है. ये हमारे एसी वोल्टेजेस की जो आउटपुट में मिले हैं. तो इस तरह से डीसी वर्सेस एसी का जो पार्ट है उसमें एसी का पार्ट ज्यादा है, इसलिए रिपल फैक्टर अत्यधिक हो गया है 1.21. और जो दक्षता है हमारी इफिशियंसी डीसी पावर आउटपुट अपॉन एसी पावर इनपुट. तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हम देख रहे हैं आधे यानी हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, हाफ साइकिल के लिए नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिल रहा है. तो इसलिए इसकी दक्षता वैसे ही 50% से कम है. तो PDC अपॉन PAC ये जो दक्षता आती है ये 40.6.
यानी 40.6% हमारे इसकी आती हाफ वेव रेक्टिफायर की अर्ध तरंग दृष्टकारी का दक्षता आता है। पावर लॉस एंड लो आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट कंटेनिंग लॉट्स ऑफ रिपल्स आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी की मुख्य हानियां अत्यधिक क्षय शक्ति, केवल 40% आउटपुट मिल रहा है हमें 100% में से, तो अत्यधिक शक्ति क्षय है, अत्यधिक विद्युत क्षय है। निम्न निर्गत विभव, तो इसके कारण हमें लो आउटपुट वोल्टेज भी मिल रहा है। निर्गत विभव में रिपल यानी एसी का आ जाना, ये इसकी मुख्य हानियां हैं, यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी की ये सब मुख्य हानियां हैं। तो इस तरह से हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं अब, फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसमें दो केस होते हैं। एक सेंटर टैप्ड केस होता है, वही यहां पढ़ा जाएगा, और ब्रिज रेक्टिफायर केस ये सिलेबस में नहीं है, इसकी जानकारी यहां इस लेक्चर में नहीं दी जाएगी। तो ड्यू टू सिग्निफिकेंट पावर लॉस इन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर इज वाइडली यूज्ड एंड अर्ध तरंग दृष्टकारी में अत्यधिक विद्युत क्षय के कारण पूर्ण तरंग दृष्टकारी बहुतायत से यूज होता है या उपयोग किया जाता है। ए फुल वेव रेक्टिफायर इज डिफाइंड एज रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी करंट और वोल्टेज टू डीसी पल्सेटिंग वोल्टेज और करंट। यानी एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी एक दृष्टकारी होता है जो एसी धारा या विभव को पूरे चक्र को, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को स्पंदित डीसी में परिवर्तित करता है। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूर्ण तरंग यानी फुल वेव को रेक्टिफाई करता है, आउटपुट में देता है। अनलाइक हाफ वेव रेक्टिफायर, द यूटिलाइज ओनली हाफ वेव ऑफ इनपुट साइकिल। फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज फुल साइकिल, thus power efficiency of half wave rectifier can be overcome by full wave rectifier। इस तरह से अर्ध तरंग दृष्टकारी जो निवेशी सिग्नल यानी निवेशी चक्र एसी के केवल अर्ध तरंग का ही उपयोग करता है और दूसरे अर्ध तरंग को उपयोग नहीं करता है। इसके विपरीत पूर्ण तरंग दृष्टकारी पूरे चक्र का उपयोग करते हैं और अर्ध तरंग दृष्टकारी की कम दक्षता को पूर्ण तरंग दृष्टकारी द्वारा दूर किया जा सकता है। पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर हमारा जो एसी इनपुट है उसका पूरा भाग यूज करता है और पूरी तरंग को रेक्टिफाई करता है, और इस तरह से डीसी पल्सेटिंग आउटपुट मिलता है। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव ही रेक्टिफाई होती थी और हमें आउटपुट जो है वो हाफ ही मिलता था हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर मोर यूजफुल है हाफ वेव रेक्टिफायर की अपेक्षा, और इसकी दक्षता भी हाफ वेव रेक्टिफायर की दोगुनी होती है। तो ये हमारा सर्किट है फुल वेव रेक्टिफायर का। सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी है इसका परिपथ में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि सेंटर टैप्ड होता है। सेंटर टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारे पास, यानी जिसका सेकेंडरी कॉइल में दो एंड होते हैं S1 और S2, इससे कनेक्शन लगाने के लिए बना ही होता है, और मिडिल से भी एक वायर निकला होता है जो जिसकी सेंटर टैपिंग यानी ग्राउंड किया जाता है ये। तो इस तरह के ट्रांसफार्मर सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो द टू डायोड्स D1 and D2 are and load resistance. The diodes D1 and D2 are connected to secondary coil and center of this secondary coil is tapped or ground. The two diodes are connected to secondary coil and
सेंटर ऑफ दिस सेकेंडरी कॉइल इज टैप्ड एंड आर ग्राउंडेड। यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जिसमें दो डायोड इसके सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीयक कॉइल पर कुंडली पर लगाए जाते हैं और इसका जो मिडिल हिस्सा है हमारी द्वितीयक कुंडली का उसको हम लोड प्रतिरोध से सीधे जोड़ देते हैं। अर्थात कनेक्शन इस तरह से बनाते हैं कि डायोड D1 D2 द्वितीयक कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं, इनके P सिरे, और डायोडों को जो N सिरे होते हैं उनको आपस में जोड़कर लोड रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं और लोड रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो हमारे सेंटर टैपिंग यानी जो सेकेंडरी कॉइल है द्वितीयक कॉइल या द्वितीयक कुंडली उसके मध्य बिंदु से लोड रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा जुड़ा होता है जो कि ग्राउंडेड होता है और जो आउटपुट लिया जाता है वो लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर आउटपुट V आउटपुट हमारा अर्ध तरंग दिष्ट का फुल वेव रेक्टिफायर का लिया जाता है। तो द्वितीयक कुंडली के मध्य भाग से हमारा सेंटर टैपिंग होती है। यहां पर वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कार्यविधि। तो इसकी कार्यविधि के लिए हम ऑन कनेक्टिंग एसी सप्लाई टू प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर वी गेट वोल्टेज VS1 एंड VS2 इन सेकेंडरी कॉइल। यानी प्राथमिक कॉइल में प्राथमिक कुंडली ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में एसी स्रोत संयोजित करने पर द्वितीयक कुंडली में VS1 तथा VS2 विभव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी जो हमारी द्वितीयक कुंडली है इसमें VS1 और VS2 उत्पन्न होते हैं। कब? जब एसी सोर्स अप्लाई किया जाता है प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कॉइल में, तो द्वितीयक कॉइल में भी वोल्टेज एसी वोल्टेज जनरेट हो जाता है VS1 और VS2। तो इस तरह से S1 सिरा ये ऊपर वाला हो गया, S2 सिरा हमारा नीचे का हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल के दो सिरे हो गए और बीच में सेंटर टाइपिंग है। नाउ सपोज S1 end of secondary coil is positive during first half cycle of AC input voltage. S1 end of secondary coil is positive for first half cycle of AC voltage and S2 is negative. In this case, diode D1 is in forward bias and diode D2 is in reverse bias. For this, current flow through D1 but current not flow through D2 यानी current is blocked by D2. Current flows through RL is I1 and output voltage thus is obtained across load resistance RL. यानी प्रत्यावर्ती निवेशी विभव के पहले अर्ध चक्र में S1 धनात्मक होता है, S1 सिरा सेकेंडरी कॉइल का, और S2 सिरा ऋणात्मक होता है। तो डायोड D1 अग्र अभिनत में होता है, डायोड D2 उत्क्रम अभिनत में हो जाता है यानी रिवर्स बायस में। तब डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है जो कि I1 होती है, परंतु डायोड D2 से धारा प्रवाहित नहीं होती है रिवर्स बायस में होने के कारण। अतः धारा I1 लोड प्रतिरोध RL से प्रवाहित होती है और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट के लिए डायोड D1 के कारण हमें करंट मिलती है लोड रेजिस्टेंस RL में और फिर आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जबकि D2 से कोई आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है, लेकिन D1 के कारण वोल्टेज मिलता है। तो नेट आउटपुट वोल्टेज हमारा जो मिलता है वो यहां पर मिलेगा, क्योंकि D1 और D2 के द्वारा जो वोल्टेज मिलता है उसका सम होता है। तो D1 और D2 के कारण जो वोल्टेज मिला वो हमारा यहां पर D1 के कारण मिला, आउटपुट वोल्टेज यहां टोटल मिल गया। अब सेकंड केस, ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट वोल्टेज व्हेन S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल S1 इज नेगेटिव एंड S2 इज पॉजिटिव। तो इस केस में हम देख रहे हैं तो ये सिरा नेगेटिव हो गया, यह पॉजिटिव हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा डायोड D1 रिवर्स बायस में हो गया और D2 में यहां पर जो वोल्टेज होगा इसकी अपेक्षा ये मोर पॉजिटिव होगा S2 सिरा। तो इसलिए डायोड D2 में जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव की स्थिति है वो हमारा पॉजिटिव हो गया
और एन सिरा निगेटिव हो गया। तो इस तरह से डायोड D1 निगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस में हो गया और D2 फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस के कारण D2 से करंट I2 ड्रा होगी, जबकि D1 से कोई करंट ड्रा नहीं होगी। तो इस हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 से आउटपुट हमारा ड्रा होगा और वो सेम आउटपुट होगा, क्योंकि हमने D1 और D2 के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए दिए हैं आपस में। तो इस तरह से जो भी आउटपुट निकलेगा उसकी पोलरिटी सेम रहेगी और इस तरह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज हो गया वो रेक्टिफाई हो गया। निगेटिव हाफ सिग्नल भी हमारे पॉजिटिव हाफ सिग्नल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से डायोड हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, इसने निगेटिव हाफ साइकिल को भी रेक्टिफाई करके पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल दिया। ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, यानी निगेटिव हाफ साइकिल, S1 is negative and S2 is positive and diode D1 is in reverse bias, D2 is in forward biased at this time. Hence forward current I2 flows through diode D2 and no current flows through D1 diode. The current I2 flows in same direction as I1 and hence output voltage V out will be of same polarity as in the case of first half cycle. Thus in both half cycle we get current I1 and I2 in flowing in same direction, यानी प्रत्यावर्ती निवेशी विभव एसी वोल्टेज के दूसरे हाफ साइकिल यानी दूसरे अर्ध चक्र में जब S2 धनात्मक है और S1 सिरा ऋणात्मक है द्वितीयक कुंडली का, तब D2 डायोड अग्र अभिनत में और D1 डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है। D2 डायोड से धारा प्रवाहित होती है परंतु D1 डायोड से धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि D1 उत्क्रम अभिनत में होता है। अतः धारा I2 डायोड D2 से प्रवाहित होती है और प्रतिरोध RL में प्रवाहित होती है। धारा I2 धारा I1 की दिशा में ही प्रवाहित होती है चूंकि, इसलिए निर्गत विभव यानी V आउटपुट दोनों अर्ध चक्रों के लिए समान होगा, समान पोलरिटी का होता है। इसलिए जो हमारा निर्गत आउटपुट होगा वो हर बार सेम पोलरिटी का आउटपुट होगा। तो इस तरह से हमने जो निगेटिव हाफ साइकिल थे उनको भी रेक्टिफाई करके पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल लिया। तो जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का, वो पूरी तरंग हमारी रेक्टिफाई हो गई है। फुल वेव रेक्टिफायर का काम पूरा हो गया। तो ये जो डीसी पल्सेटिंग है हमारा डीसी पल्स के फॉर्म में ये आउटपुट निकल रहा है, ये इसमें फुल वेव है हमारी, यानी पूरी तरंग है एसी की। तो ये अब यूज की जाएगी हमारे आउटपुट में। द आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल बट नॉट कांस्टेंट। Thus we get output voltage during both positive and negative half cycle of AC input voltage. Hence frequency of output voltage is twice of frequency of input voltage. तो इस प्रकार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में AC प्रत्यावर्ती AC विभव की पूरी तरंग के लिए एक दिशा में स्पंद या पल्स प्राप्त होते हैं। तो एक दिशा में ही हमें पल्स प्राप्त होते हैं, डीसी पल्स। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में आउटपुट विभव या निर्गत विभव की आवृत्ति निवेशी विभव से दुगनी होती है। तो दुगनी हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। ये कैसे हो गई? तो यहाँ हम देख रहे हैं जो इनपुट है, इनपुट का एक साइकिल टी समय पूरा हो रहा है, जबकि जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है इसका वन साइकिल यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, फिर से दूसरा साइकिल चल रहा है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो गई। तो फुल वेव रेक्टिफायर का ये फायदा मिल गया कि पूरी तरंग हमारी रेक्टिफाई हो गई, यानी फुल वेव आउटपुट में मिल रही है। तो इससे हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो थोड़ा और दक्षता का मिलेगा। डीसी आउटपुट वोल्टेज यानी डीसी निर्गत विभव वी आउटपुट आई डीसी इंटू आर एल 2/पाई आई मैक्स अपॉन आर एल, ये फार्मूला होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल्ड ऑफ हाफ रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का पीक इनवर्स वोल्टेज
अर्ध तरंग दृष्टकारी का दोगुना हो गया, ये 2V हो गया। इफिशियंसी दक्षता पावर DC अपान पावर AC, तो ये 81.6% हमारा दक्षता निकल के आती है। रिपल फैक्टर की बात करें, रिपल फैक्टर VRMS अपान VDC का स्क्वायर -1 पूरे का स्क्वायर रूट, ये 0.482, तो जो DC का पार्ट है वो 0.482 है, हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में काफी कम हो गया, आधे से भी कम हो गया। तो इस तरह से द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो फुल वेव रेक्टिफायर हम सेंटर टैप्ड केस यूज कर रहे हैं, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज सेंटर टैप केस इज दैट नीड ऑफ मोर सर्किट एलिमेंट, दैट इज डबल लेंथ ऑफ सेकेंडरी क्वाइल देन हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस makes full wave rectifier costly because cost of transformer due to doubled secondary coil is very costly. This problem can be removed by bridge rectifier, which does not use center tapped transformer, which used ordinary transformer and works as full wave rectifier. तो इस तरह से पूर्ण तरंग दृष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर का एकमात्र नुकसान यह है कि अर्ध तरंग दृष्टकारी की तुलना में अधिक परिपथ तत्वों जैसे द्वितीयक कुंडली की लंबाई दुगनी प्रयुक्त होती है की आवश्यकता होती है, जिससे यह फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड केस महंगा होता है। और चूंकि कॉपर वायर महंगा होता है, इसलिए सेकेंडरी क्वाइल जो सेंटर टैप्ड केस का होता है वो ट्रांसफार्मर थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो यह समस्या ब्रिज रेक्टिफायर यानी ब्रिज दृष्टकारी का उपयोग करने से खत्म हो जाती है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में सेंटर टैप्ड नहीं यूज होता, ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसकी कॉस्ट हाफ वेव रेक्टिफायर वाले ट्रांसफार्मर के बराबर ही है। और ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट मिलता है वो हमारे फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड के केस के बराबर ही सारी कुछ आउटपुट में मिलता है। तो इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर ने हमारे ये जो फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड केस में कॉस्ट इंक्रीज वाली चीज थी उसको रिमूव करके उसी हाफ वेव रेक्टिफायर की ही कॉस्ट पर लाकर आउटपुट को काफी अच्छा मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का केस नहीं सिलेबस में है, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।